कुछ ठीक है? जी 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 सर। बहुत लंबे समय के बाद सर हम लोग विजुअली फिजिकली तो नहीं है बट वर्चुअली है एक साथ। हम शुरू करते हैं सर, टाइम से शुरू कर देते हैं। या जी हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारी वैदिक परंपरा है आर्ष काल से ही कि हम किसी भी कार्य का प्रारंभ मंगल से करते हैं। मंगल जीवन के साथ साथ मनुष्य मंगल की कामना करते करते मंगल की यात्रा तक पहुंच चुका है। यह मनुष्य मात्र की एकमात्र उपलब्धि है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अन्य जीव मंगल की यात्रा की नहीं कर पाया। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यथास्थान सीधे बैठे ओंकार मंत्र की ध्वनि से इस कार्य को शुरू करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज के हमारे इस व्याख्यान माला श्रृंखला के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है डॉक्टर मनमथ घरोटे जी। आप एक ख्याति लब्ध विश्व के माने जाने विद्वानों में से हैं। मैं आपके विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार जी की ओर से, विभाग के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार शर्मा जी की ओर से, पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रीता भल्ला जी की ओर से एवं अपने सहयोगी द्वय डॉक्टर अर्पिता नेगी एवं डॉक्टर विशंबर सिंह जी के ओर से तथा प्रत्येक सुनने वाले श्रोताओं की ओर से उपलब्ध यहाँ पर हमारे जितने भी शोध छात्र हैं, विभाग के मास्टर डिग्री के जितने एमए के छात्र हैं, डिप्लोमा के छात्र हैं तथा अन्य लोग जो देश के विभिन्न कोने कोने से जुड़े हैं, उन सभी की ओर से तथा देवभूमि हिमाचल के समस्त वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके विषय में मैं लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, एक व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आपका जीवन वृत्त सुनील जी बताएंगे। आप देश के माने जाने ख्याति लब्ध विद्वान डॉक्टर एमएल घरोटे जी के सुपुत्र है। योग शिक्षा आपको बाय बर्थ मिली है। देश में ऐसे बहुत कम ही लोग उपलब्ध हैं आज के समय में जिनको योग बचपन से ही मिली हो। कंट्रोल करिए। और ये आपको यह सौभाग्य प्राप्त है कि आपके पिता मानने जाने एक योग अभ्यासी, योग विद्वान थे, जो स्वामी कोयलियानंद जी के साथ मिलकर योग शिक्षा का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाया।
और योग शिक्षा को एक नवीन ऊंचाई तक लेके योग में नवीन अनुसंधानों की ओर ले गए। दार्शनिक साहित्य अनुसंधान के साथ साथ योग के वैज्ञानिक परंपरा का निर्वहन किया। और मुझे लगता है कि योग मीमांसा के अगर कोई आर्टिकल पढ़े तो लोगों को समझ में आएगा कि आपका और आपके परिवार का इस योग के क्षेत्र में कितना योगदान रहा है। उपलब्ध होने वाली समस्त ग्रंथ जो आज के समय में प्रामाणिक ग्रंथों की एक श्रृंखला है, वो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर मनमत घरोटे जी ने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया और स्वयं स्थापित लोनावाला योग संस्थान को आगे बढ़ाते हुए अनेक कार्य किए हैं। आप देश और विदेश के माने जाने विद्वानों की श्रेणी में आते हैं और इस योग परंपरा को आगे ले गए। व्यक्तिगत मैं आपसे 2 या 3 बार मिल पाया। एक बार आपके घर गया, किसी कारणवश हम नहीं मिल पाए लोनावाला में, लेकिन पीछे मुझे लगता है कि अंतिम बार हम लोग ग्वालियर में वर्कशॉप में मिले। सबसे बड़ी चीज है कि योग में आज बोलने के लिए प्रत्येक मानव स्वतंत्र है, इस तरह का देखा जा रहा है। योगी भी, ढोंगी भी, पाखंडी भी, जितने भी लोग आप देखेंगे तो इस योग के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे नॉन मेडिकल से हो, चाहे उसको कुछ नहीं पता है। 15 दिन का भी व्यक्ति है, 15 दिन 10 दिन का कैंप लगाया तो भी योग पे कुछ बोलने के लिए तैयार है। किंतु योग के विषय में या योग के चिकित्सा का जिस प्रकार आज मजाक उड़ा के हर कोई व्यक्ति योग थेरेपी पे बात करता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप योग चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और योग चिकित्सा के अनुसंधान के प्रामाणिक संदर्भों के साथ अगर कोई व्यक्ति आज बात कर सकता है पूरे देश में, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाकी इतने दिन से मैं किसी और को नहीं देख पाया, उनमें से आप एक आते हैं। और जैसे प्रोफेसर ज्ञान शंकर सहाय जी है, मनमत जी है, ऐसे 2-4 ही लोग हैं जो प्रामाणिक तथ्यों पर बात करते हैं, जिनका संदर्भ है, संदर्भ आधारित बात करते हैं। जो संदर्भ में नहीं उस पर बात नहीं करते। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर आपका स्वागत करता हूं और सुनील जी से आग्रह करूंगा कि आपके विषय में जो लोग नहीं जान पाए हैं उनके लिए आपका एक संक्षिप्त जीवन वृत्त और कार्य के बारे में बताएं। सुनील जी। जी सर, थैंक यू। Namaskar, good morning to all Yog Sadhaks. I, Sunil Sharma, PhD Research Scholar, Himachal Pradesh University. I show my warm regards to all Yog Sadhaks who have joined this 1-month lecture series, Day 16, on the occasion of International Day of Yoga 2021, Be With Yoga, Be At Home, organizing by Department of Yoga Studies, Himachal Pradesh University. I also show my gratitude regards to our Chief Patron, Professor Sikandar Kumar, Honorable Vice Chancellor, HPU, Patron Professor Vijay Kumar Sharma. He is a chairperson, Department of Yoga Studies. Organizing Secretary, Dr. Satya Prakash Pathak, Assistant Professor. Our Program Coordinator, Dr. Arpita Negi, and Dr. Bishambar Singh Ranjan, Assistant Professor, Department of Yoga Studies. I also show my regards to our technical team and Program Coordinator members. Welcome you all. I feel an honor and privilege to welcome our most eminent chief guest, Dr. Manmant Manohar Gharote. He is a director of Lonavala Yoga Institute, Lonavala. Dr. Gharote has done M.Ed. Physical Education, a PhD in Physical Education, which is the first PhD from Mumbai University, DILIT, ND, Diploma in Yoga Education, Diploma in Yoga Therapy, Diploma in Physiotherapy, and so on. Dr. Gharote recently was awarded DILIT, Doctor of Letter, Yoga Honorarius, for his contribution to the field of literary research in ancient yoga manuscript. I feel an honor to say Dr. Gharote has most distinguished academic and publication contribution, more than 25 publication ancient manuscript in his credit. Some are therapeutic reference in traditional yoga text, Amnask Yoga, Amratu Vakyam of Gorakshnath, contribution of Kuvalyanand in the field of yoga and physical education, which is the first attempt to highlight the contribution of Swami Kuvalyanand. Wisdom of Satguru, Shri Sattam Maharaj, A Sense of Spirituality, the Tattva Yoga Shastra, critical edition of selected Yoga Upanishad, Yoga Kundalini Upanishad, Yoga Chudamani, Mandalono Brahmana Upanishad, Nath Bindu Upanishad. Dr. Gharote has traveled all around the globe.
He has conducted more than 125 yoga seminars in Latin American countries such as Argentina, Brazil, Peru, European countries, Germany, Italy, Norway, Portugal, Asian countries, Thailand, Sri Lanka, and India as well. Dr. Ghote has guided 4 PhD scholars and 14 MPhil scholars in the domain of physical education. He has conducted 10 international yoga conferences and 4 international yoga workshops. Dr. Ghote has received n numbers of awards in national and international level. Dr. Ghote is an advisory of many international yoga organizations. Dr. Ghote has devoted his entire life to study the literary manuscript and impart this teaching to younger generation in a very simple and precise way. As I see, Dr. Ghote is a leader in this field. His achievement will never come to an end. So I am, without consuming any other movement, I wish to extend my deeper appreciation, Dr. Ghote sir, for accepting and supporting our 1-month lecture series. I am fully sure that, sir, your knowledge, experience, expertise will and important insights to all yoga sadhaks. Thank you, sir. Mic over to you. Shri Gurubhyo Namaha. Respected BC sir, my dear friend Dr. Satya Prakash ji, Sunil ji, thank you very much for this opportunity. It's a great honor for me as well to speak something about this therapeutic references from yoga text. The time is always short, but definitely we try to reach up to some conclusion today. वक्त हमेशा कम होता है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि आज कुछ ना कुछ संदर्भ के साथ हमें कुछ योग विषय के बारे में पता चले. So the topic for today, for this lecture series, I have selected is therapeutic references in yoga text. When we talk about this topic, basically there are certain questions which are coming in front of us. And such questions are, what is the present situation of human about health today? Because our topic is related to therapy, health, well-being. So some questions are there. What is the present situation of the human about the health? What is yoga text? What are the reasons for diseases? And what is the concept of health and therapy in yoga? ये कुछ प्रश्न हमें देखने हैं आज और कोशिश करेंगे कि इनके उत्तर हमें आज प्राप्त हो. जैसे कि मैंने कहा, what is the today's modern condition of the human? And you will see that externally we are having everything, but still internally we are not happy. And that is the reason we are restless both internally and externally. बाहर तो सब सुविधा है, लेकिन अंदर फिर भी संतोष नहीं है. And due to that, different amount of disintegration is there. किसी का माइक चालू है, किसी का माइक. And due to that, we are restless both internally and externally. हम सोचते हैं कि बाहर की सब सुख सुविधाएं हमारे पास है, फिर भी संतोष नहीं है. And due to that, we are suffering with several psychosomatic disorders, stress-related disorders, constipational disorders. Nowadays, a great disorder is there which is called frustration. And all the psychologists, they made beautifully the definition of frustration is a state of disparity between level of expectations and level of achievement. शायद ये व्याख्या थोड़ी डिफिकल्ट हो समझने में, तो आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे. तो इसकी व्याख्या क्या हुई फ्रस्ट्रेशन की? जो मुझे चाहिए जीवन में वो नहीं मिल रहा है और जो मिला है वो नहीं चाहिए. इस दोनों में जो दरार है इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन. और इसके कारण हमें पता ही नहीं चल रहा है कि व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस. और ये फ्रस्ट्रेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि इस समाज में देयर आर सेवरल फैक्टर्स एवरी डे
giving trouble to us. Maybe stress-related problems, psychosomatic elements, anxiety disorders, negativity, conflict, depression, phobias. कई प्रकार की चीजें हैं those who are constantly hammering us at our mental and emotional level. And today we are suffering at mental and emotional levels, and n numbers of problems are there. Now, if those problems are there, today we have to think what we want. When we talk about therapy, today we have to decide what we want. We need only holistic health or we need holistic health. If those two concepts are different, we have to understand what is this holistic health concept. Let's be a bit. यहाँ पर देखेंगे what is holistic. Holistic का मतलब है this is just cure of the diseases. But what is holistic? It is to disease the disease. When we talk about disease, the disease, there are three factors we have to understand. We don't want only cure today. We also need. शायद किसी का माइक शुरू है क्या? किसी का माइक शुरू होगा तो थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ पर what we want exactly, we need only cure. आज एक रोग हुआ उसकी दवा ले ली, कल दूसरा हो गया उसकी दवा लेगी, तीसरा हो गया, यही चलने वाला है क्या? और we want that to disease the disease. और अगर हम holistic health के बारे में सोचते हैं तो there are three things today we have to remember, that is prevention, promotion and cure. We don't want only cure, we want prevention and we want promotion, and that's why when we talk about therapy today, our approach must be not only cure the diseases, to get holistic health today. तो फिर अगर हम holistic health कहते हैं हमारे बारे में, तो हम कौन है? Who we are? And we are combination of 5 aspects. We have 5 aspects of personality. It means we don't want only physical fitness today. We also need mental stability. We also need emotional balance. We also want social maturity, and we also need spiritual upliftment. हमें पांचों लेवल पर व्यक्तिमत्व के प्रॉपर इंटीग्रेशन आवश्यक है, तभी हमारी होलिस्टिक हेल्थ ठीक होगी. अब फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है? It is just physical efficiency of functioning of all the organs and systems. Mental health का मतलब क्या है? Stability of the mind. Emotional health का मतलब क्या है? Freedom from emotional disturbances. Remember, problem is not in the problem. Problem is we don't know the solution for the problem. That is the problem. तकलीफ में तकलीफ है ही नहीं. तकलीफ कहाँ है? तकलीफ के लिए हमें कोई उत्तर ही मालूम नहीं है, इसके लिए वो तकलीफ है. As and when we get proper answer at emotional level, there is no problem. Remember, 2 types of people are there in this world. Some people get opportunity in their life always and they say it's a problem. And very few are there, they consider problem itself is an opportunity. आपको तय करना है कि आप कौन से ग्रुप में बैठना चाहते हो. और अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी तो देन यू आर गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. देन सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ का मतलब क्या है? हाउ यू कोप अप विद सोशल सिचुएशंस. और स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या है? इनर पीस एंड हैप्पीनेस. बदकिस्मती से when we talk about only yoga, unfortunately we only consider physical and gross aspect of health, and that's why we consider therapy only and only at physical gross level, whereas we have 5 aspects of personality and therapy must be given at all the 5 aspects. तो यहाँ पर ये अगर holistic health समझना है
तो ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि होलिस्टिक हेल्थ कहाँ है और थेरेपी कहाँ है. There are three fundamental principles you have to understand. One is part and whole relationship. Second is relationship between the different parts. And third is equity of all the parts. समझने की कोशिश करेंगे. Part and whole relationship का मतलब क्या है? There are 5 aspects of personality. It means physical is also related to whole personality. Mental is also related to whole. Emotional is also related to whole. Social is also related to whole. And spiritual is also related to holistic personality. What is second? Relationship between different parts. इसका मतलब शारीरिक व्यक्तिमत्व मानसिक से रिलेटेड है, मानसिक ये भावनिक से है, भावनिक ये सामाजिक से है, सामाजिक ये आध्यात्मिक से, और सभी व्यक्तिमत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. What is third? Equality of all the parts. दुनिया का प्रॉब्लम यहीं पर है. The problem of the world is here. Equality of all the parts. Because they consider physical is gross aspects and they don't know there are 4 different subtle aspects like mental, emotional, social and spiritual. They are more involved only and only at physical level, and that's why unfortunately people consider yoga only at body level. They kept yoga as physical acrobatics and that is a big problem. उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्तिमत्व के 5 पहलू हैं और वो 5 जो सूक्ष्म पहलू हैं वो बड़े कीमती हैं. तो फिर यहाँ पर ये 2 मिनट में हमें समझ में आया, तो फिर हमारा व्यक्तिमत्व संतुलित क्यों नहीं हो रहा है? थेरेपी की आवश्यकता क्यों है? चिकित्सा क्यों आवश्यक है? तो इसका है कि हमारा एक दुश्मन हमारे अंदर ही है और उसको कहा जाता है माइंड. If our mind mental state is collapsed, all our 5 aspects of personality is totally collapsed. इसलिए याद रखना, what is life? Life is a mind game. अगर मन को जीत लिया तो आपने दुनिया को जीत ली. Today you have to decide, you are slave of the mind or you are master of the mind. आज आपको सोचना पड़ेगा कि आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है. बदकिस्मती से ये हम मन के गुलाम हैं, इसलिए जैसे मन कहता है वैसे हम बर्ताव करते हो. तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि थेरेपी क्यों चाहिए हमें. ये चार्ट समझ में आ गया तो समझ में आएगा योग क्यों चाहिए. वहां पर 5 व्यक्तिमत्व के पहलू हैं, मैंने कहा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल. अब क्या हो रहा है? सोसाइटी हैज ओनली 1 असाइनमेंट एंड दैट इज फॉल्ट फाइंडिंग मिशन. आपकी गलतियां लो और बार बार आपके ऊपर हैमर करो. ये समाज में कई चीजें ऐसी है जो हमारे ऊपर तकलीफें पैदा करती है, और वो तकलीफें कहां पर होती है? हमारे इमोशनल लेवल पे. एंड टाइम कम्स, एवरी डे इट्स हैमरिंग एट इमोशनल लेवल. And time comes up to certain level, you try to cope up at emotional level. लेकिन एक वक्त ऐसे आता है कि आपका emotional level भर जाता है. It is full and you don't know what is to be done. The body is a beautiful machine created by Almighty. अब क्या होता है? अंदर ही अंदर emotional जो प्रेशर है वो अंदर ही अंदर नीचे वाले पर्सनालिटी पे शिफ्ट होता है. नीचे वाली पर्सनालिटी कौन सी है? दैट इज मेंटल पर्सनालिटी. नाउ द बर्डन व्हिच इज एट इमोशनल लेवल शिफ्टेड टू मेंटल लेवल. अप टू सर्टेन लेवल यू आर हैप्पी क्योंकि बर्डन थोड़ा कम हुआ, आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हो. बट अगेन सेवरल हैमरिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम सोसाइटी. डिफरेंट डिजीजेस आर कमिंग, different viruses are coming, different problems are there and we don't know what is to be done. Now emotional level is full and again due to constant hammering
मेंटल लेवल इज ऑल्सो फुल। अब भावनिक भी खत्म हो गया है, मानसिक भी पूरा भर गया है, एंड वी डोंट नो व्हाट इज टू बी डन, क्योंकि आज तक हमें यही नहीं सिखाया कि मेंटल और इमोशनल लेवल पे जो तकलीफें हैं उसको सामना कैसे करना है। बट अगेन, बॉडी इज अ ब्यूटीफुल मशीन। The burden which is at emotional level shifted to mental level, and from now, when mental level is also full, shifted to lower personality, that is physical level. अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा, तकलीफ कहां पर थी? भावनिक पर्सनालिटी पर थी, इमोशनल पर्सनालिटी पे थी, क्योंकि समाज से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन जब भावनिक स्थिति भर गई तो उसको मानसिक स्थिति पे अंदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब मानसिक स्थिति भी भर गई, योर मेंटल लेवल इज फुल, एंड देन द प्रॉब्लम्स आर शिफ्टेड टू फिजिकल लेवल। पर यहां पर समझना आवश्यक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम्स आर नॉट शिफ्टेड एट फिजिकल लेवल, ओनली सिम्टम्स आर शिफ्टेड टू फिजिकल लेवल। अब अगर सिर्फ सिम्टम्स शरीर पर आ गए हैं और तकलीफ अभी भी मानसिक लेवल पर है, तकलीफ अभी भी भावनिक लेवल पर है, तो ये सिंपल लॉजिक है कि आपको थेरेपी ये भावनिक लेवल पर देनी पड़ेगी या मानसिक लेवल पर देनी पड़ेगी, शारीरिक लेवल पर देकर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर इमोशनल का प्रॉब्लम मेंटल पे आया है, मेंटल का प्रॉब्लम फिजिकल पे आया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं फिजिकल को कुछ ट्रेनिंग दूं तो उसका परिणाम मेंटल पे होगा और इमोशनल पे होगा? कैन इट बी पॉसिबल? एंड द आंसर इज यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। और इसी के लिए यू आर प्रैक्टिसिंग सम योगिक प्रैक्टिसेस which are not physical, they are psychophysical। सबसे पहले ये समझना होगा कि जब आपके मन को अगर ट्रेनिंग देनी है, भावनाओं को ट्रेनिंग देनी है शरीर के द्वारा, तो ऐसा एकमात्र शास्त्र है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दैट साइंस इज कॉल्ड योग साइंस। इसलिए योग ये शारीरिक नहीं है, ये मनोकायिक है। योगा इज नॉट फिजिकल, इट इज साइकोफिजिकल। तो जो भी प्रैक्टिसेस योग की करते हो, आसन हो, प्राणायाम हो, बंध मुद्रा हो, शुद्धि क्रिया हो, शरीर द्वारा कर रहे हो, लेकिन इसका परिणाम कहां पर हो रहा है? मानसिक पे। इसका परिणाम कहां पर हो रहा है? भावनिक पर। अब नीचे से तो आप फिजिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, लेकिन if you perform some of the spiritual practices, higher personality such as following yama, niyama, dharana, dhyana, om chanting, mantra chanting, spiritual practices, what will happen? You can boost your personality, which is higher personality, और एक बार आपकी spiritual personality strong हो गई तो social personality से या समाज से जो भी problems आ रहे हैं उसका विगरसिटी आप कम कर सकते हो, उसकी मात्रा आप कम कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन अप्लाई थेरेपी, योगिक प्रैक्टिसेस एज अ थेरेपी एट फिजिकल लेवल, ऑल्सो यू कैन अप्लाई योगिक प्रैक्टिसेस एज अ थेरेपी फ्रॉम स्पिरिचुअल लेवल। रिमेंबर, इसीलिए मैं कहता हूं कि व्हेन वी यूज थेरेपी टर्म, इट इज ड्रग लेस थेरेपी। कोई दवा नहीं है इसमें, लेकिन हम जब थेरेपी कहते हैं तो हमारी सोच होती है कोई दवा है। इसमें दवा नहीं है, इसमें तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप खुद को जानते हो और उसके बाद ट्रीटमेंट करते हो। ये जिन्होंने समझ में आया जिन्हें कि ये मन का खेल है, वो तो साधु बन गए। लेकिन जिनको आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि योगा इज रिलेटेड टू माइंड, माइंड एंड माइंड, और चित्त, चित्त एंड चित्त, उनका हाल ऐसे हुआ है। और कई लोग ऐसे हैं समाज में जिनको हम ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि ये खेल जो है वो सब मन का है, थेरेपी जो है वो मन की है या चित्त की है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए, व्हाई डिजीजेस आर देयर एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द डिजीजेस। तो यहाँ पर समझ में आएगा कि ऑल आवर एक्टिविटीज आर मेंटल एक्टिविटीज। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, because in every activity
mind is always involved. Therefore, the process of getting sick and cure are essentially mental processes. Thus, all the disorders are psychosomatic in nature, meaning they are involved interaction in mind and body in their origin, development and cure. हर एक्टिविटी में अगर मन होगा तो बीमार होने में भी मन ही होगा. अगर बीमार होने की जड़ मन है तो ट्रीटमेंट मन को देनी चाहिए. कहीं और देकर क्या फायदा होगा? कुछ पल के लिए हमें आसानी होगी, लेकिन फिर दोबारा वह जड़ में अगर तकलीफ होगी तो जब तक जड़ से उस तकलीफ को नहीं निकालते हैं वो तकलीफ कम नहीं होगी. So fundamental principle of yogic therapy is treatment at mind level. जो भी आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हो, भले ही शरीर से करते हो, लेकिन इसका परिणाम कहां पर होता है? मन के ऊपर. और इसलिए पतंजलि ने क्या कहा है? योगः चित्त वृत्ति निरोधा, कंप्लीट सीजेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट्स. जो भी गेम है वो मन से रिलेटेड है, ये समझना बड़ा आवश्यक है. और फिर इसलिए योग क्यों है? तो योग ये विषय ऐसा है कि कोई फिजिकली फिट नहीं है, कोई मेंटली स्टेबल नहीं है, कोई इमोशनल डिस्टर्ब है, कोई सोशली मैच्योर्ड नहीं है, कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं है. किसी को कोई भी तकलीफ हो, दवा एक ही है हमारे पास और वो है योग. अगर योग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पांचों व्यक्तिमत्व के पहलू पर समन्वय या संतुलित आप हो जाओगे. That's why perfect coordination between the different aspects of personality and to achieve holistic health is the aim of yoga. आज इस बात को हमें समझना होगा, सिर्फ शारीरिक नहीं चाहिए, मानसिक भी चाहिए, भावनिक भी चाहिए, सामाजिक भी चाहिए और आध्यात्मिक भी चाहिए. ये जनरल अंडरस्टैंडिंग थेरेपी की मैंने आपको बताई. ये कहाँ पे हमें मिल रहा है? ये सभी ज्ञान हमें हमारे सत्पुरुषों ने पहले ही लिख कर रखा है. और कहाँ लिखा है? ये पुराने सभी हस्तलिखितों पर. डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं पर्सनल वहां नहीं हूं, मैं तो ये सभी ब्यूटीफुल मैन्युस्क्रिप्ट भी बता देता. मैं हमारे सत्पुरुषों की जो धरोहर है, जो काफी उन्होंने लिख लिख के रखा है, लेकिन पढ़ना तो दूर, बदकिस्मती से आज के तारीख में पकड़ना कैसे ये भी लोगों को मालूम नहीं है. और इसलिए हर एक ने अपने अपने प्रकार से, जैसे आपने कहा, योग को शुरुआत की है. इसलिए हमें रूट के तरफ जाना होगा, हमें जड़ के तरफ जाना होगा इन हस्तलिखितों के साथ. और सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई प्रकार की हस्तलिखितियां, पांडुलिपियां कलेक्ट करके उसके ऊपर किताब के माध्यम से प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आज हमें योग क्या है, सच्चा योग, ये समझना हमें पता चल रहा है. आपको वक्त मिलेगा तो जरूर वेबसाइट देखना है. लेकिन हम आगे चलते हैं. ये सभी ग्रंथों में थेरेपी की जब बात होती है तो हर एक पहलुओं को ध्यान से देखा है उन्होंने. पावर ऑफ माइंड, बैलेंसिंग द इमोशन, internal external cleaning of the body, stretching the muscles, manipulation of the breath, repetition of the mantra, invocation of divinity, diet regimen, positive visualization, हर एक पहलुओं को हमारे सत्पुरुषों ने परखा है और समाज को दिया है. और इसका उद्देश्य एक ही है कि व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट of all the humans. That is the fundamental idea behind that. So यहाँ पर जितनी भी प्रैक्टिसेस योग की बताई गई हैं, भले ही आसन हो, बंध मुद्रा हो, शुद्धि क्रिया हो, ध्यान हो, मुद्रा हो, जो भी हो, उसके सभी पहलुओं के बारे में थेरेप्यूटिकल बातें यहाँ पर हमें हस्तलिखितों में मिलती है. लेकिन यहाँ पर एक सौभाग्य प्राप्त हुआ. आप जानते ही हैं सत्यप्रकाश जी, एक किताब पब्लिश करने का भाग्य मिला जिसपे थेरेप्यूटिकल रेफरेंसेस इन ट्रेडिशनल योग टेक्स्ट, आसन के थेरेपी क्या है, बंध मुद्रा के क्या है, ध्यान के क्या है और शुद्धि क्रिया के क्या है, प्राणायाम के क्या है, ये थेरेप्यूटिकल रेफरेंसेस सत्पुरुषों ही ने दिए हैं हस्तलिखित में, जिसके द्वारा हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि योग इज अ थेरेपी विथ
ऑथेंटिक रेफरेंसेस। बदकिस्मती से कई किताबें पब्लिश होती है, लेकिन उनके हस्तलिखितों के संदर्भ नहीं पता चलते। ये संदर्भ के साथ करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आज ये योग इतना विस्तृत विषय है कि हरेक के बारे में थेरेपी की बात करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए। तो एक छोटा सा हिस्सा मैं आज ले रहा हूं, और वो है आसन एज ए थेरेपी। कभी आगे मौका मिला तो प्राणायाम एज ए थेरेपी, बंध मुद्रा एज ए थेरेपी हम बात करेंगे, बट टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ओनली ऑन आसन एज ए थेरेपी। Why I have selected this topic today? Because at one side asana is very famous, but at other side several misunderstandings are there about asana. तो जब आसन के बारे में हम कहते हैं तो आसन एक बहुत ही पुराना शास्त्र है, और अगर हम संदर्भ लेंगे तो सबसे पहला संदर्भ जो है वो हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ के द्वारा लेने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रमाणभूत ग्रंथ है। आज तक लोगों को पता था कि हठ प्रदीपिका सिर्फ 4 या 5 चैप्टर की है, बट while working on I found this हठ प्रदीपिका with 10 chapters. What a great work, unique work made by all the great masters. और उसमें क्या लिखा है, सूत्र की पहली लाइन ही मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा विषय सिर्फ आसन है। उन्होंने कहा आसनेन रुजो हंति। What is the meaning of this? Asana cure the diseases. Now imagine 700 years old this text is approximately. Great master Svatmaram has mentioned that asanena rujo hanti. आसन द्वारा आप डिजीजेस दूर कर सकते हो। दूसरा एक ग्रंथ में बताना चाहूंगा कि घेरंड संहिता, जिसमें कहा है कि शरीरों को आप पक्व करो, यू जस्ट बेक your body with the fire of yoga, and then all the diseases will be go away. Then asana is very important aspect in Gheranda Samhita as well, and they are telling if you perform asana you can develop drudhata. Then the question, then how does practice of asana can be used as therapy, which is our topic today. I'll try to throw some light on that, because at 11 o'clock I have to stop. Just 20 minutes are there. So, asana brings overall health, because it is nothing to do with only physical aspect. It is more at psychological aspect. And number of ancient reference I would like to provide to you. For example, Yogananda Rasayanam is talking about asana is mana kalmashahari, mana rogahari. Is what? Remove mental problems and all the psychological disorders. Yes, it means that it is therapy. For example, Yoga Manjari, very ancient text, is talking about therapeutical aspects of asana. What is? If you perform asana, automatically flow of blood circulation is highly improved. Hatha Sanketa Chandrika is talking about Sharira Sanstapana. What is the meaning of that? You can achieve balanced, steadiness, and firm condition of the body. Yes, definitely we want that. Because due to several problems, we are unstable. And very well suggested by Hatha Sanketa Chandrika. Then Rasa Vikara Shuddhi. Most of the time, hormonal imbalance is there. And due to hormonal imbalance, we are suffering with different diseases. Again, this is mentioned in Hatha Sanketa Chandrika. For example, Agni Vruddhi. Yes. The problem is the fire. If there is no fire in the stomach, it is difficult to digest the food. And also, different amount of morbidities are there. अशुद्धि है शरीर में, इसको जलाना है तो अग्नि आवश्यक है, और अगर अग्नि कम है तो अशुद्धि ज्यादा होगी, और अगर अशुद्धि ज्यादा है तो बीमारी ज्यादा होगी। इसलिए हठ प्रदीपिका फिर क्या कहता है? You can develop Agni Vruddhi. So those are number of references we find as far as therapy is concerned only about asana. We all know it is a famous point which is about Shuddhi of Nadis, and we know 72,000 Nadis are there. इस नाड़ियों में अगर अशुद्धि हो तो बीमारी होती है, और प्राण इस नाड़ियों से गुजरता नहीं है। प्राण ये वाइटल फोर्स है, प्राण ये शक्ति है, और ये शक्ति अगर हमारे शरीर में ना जाए तो कई प्रकार की
बीमारियां हमें होती है। ये कौन कहता है? HP कहता है, हठ प्रदीपिका, रुद्र यामल कहता है, बृहद्योग सोपान कहता है, ज्योत्सना जो कमेंट्री है हठ योग पे वो भी कहती है। तो कई ग्रंथ इस शुद्धि के बारे में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉक्सिक बॉडी, टॉक्सिन से आपके शरीर में, तो आसन द्वारा आप दूर कर सकते हो। ये भी हठ तत्व कौमुदी में बताया गया है, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है ये। त्रिदोष नाशक, जो दोष हैं, जो आयुर्वेद कहते हैं वात पित्त कफ, इसका बैलेंस अगर बिगड़ गया तो बीमारी हो सकती है। तो आसन ब्रिंग्स अ बैलेंस कंडीशन एट दोष। क्या फंटास्टिक रेफरेंस है। हठ प्रदीपिका कहती है, मत्स्येंद्र संहिता कहती है मन स्थिर कारणम, मन को अगर स्थिर करना है तो आसन करो। और सही बात है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता है तब तक हम कोई भी कार्य में जीत हासिल नहीं कर सकते। पाचन वृद्धि है। योगासनम नाम का एक ग्रंथ है, वो कहता है कि अगर पाचन, डाइजेशन सुधारना है तो आप आसन करो। या फिर योग प्रदीपिका नाम का ग्रंथ कहता है कि अगर आपको मन की शुद्धि करनी है तो भी आप आसन करो। कई प्रकार के हजारों रेफरेंस हमारे पास हैं। और यहां तक कि पाप नाशनम के बारे में भी आसन के बारे में है। जितने भी पाप हैं उनको दूर करना है या आपको मेंटल स्टेबिलिटी करनी है तो ये युक्त भवदेव नाम का और एक ग्रंथ कहता है। इसका मतलब क्या है? अगर योग को थेरेपी कहना है तो ये क्यूअर वाली थेरेपी नहीं है, ये प्रिवेंटिव वाली थेरेपी है, ये प्रमोटिव वाली थेरेपी है। और अगर कोई तकलीफ है तो उसके बाद क्यूअर है। सो टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड योगा इज नॉट ओनली फॉर क्यूअर, योगा इज फॉर प्रिवेंशन एंड योगा इज फॉर प्रमोशन। तो यहाँ पर अगर इतनी सभी चीजें हमें प्राप्त करनी होगी संदर्भ के साथ, मैं बता रहा हूं, तो क्या करना होगा? और सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि हमें सभी के मूलभूत तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। दरअसल हमें तत्व ही मालूम नहीं है। आसन कैसे करने हैं, प्राणायाम कैसे करना है, बंद मुद्रा, शुद्धि क्रिया, धारणा, ध्यान कैसे करना है, यही हमें मालूम नहीं है। एक आसान सा प्रश्न पूछता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको एक ताला दे दिया और कहा ताले को खोलो और 100 चाबियां मैंने आपको दे दी, लेकिन दरअसल जो चाबी ताले को लगती है वह मैंने आपको नहीं दी। भले ही आप कोशिश कर लो जितनी चाहे, लेकिन ताला खोल नहीं पाओगे, क्योंकि जो चाबी ताले को लगती है वो तो मैंने दी ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर जीवन भर भी आसन करते रहो, प्राणायाम करते रहो, बंध मुद्रा या कुछ भी करते रहो, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बदकिस्मती से modern teachers today in this world, they are deprived with this real and authentic wisdom because they don't know what is the ancient text or what is yoga text. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप समझ जाओगे, क्योंकि मेरा विषय आसन ही है आज। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं मैं। और आसन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? स्थिर सुखम आसनम या प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ टू परफॉर्म आसना विथ एफर्टलेसनेस, ये पतंजलि ने कह दिया। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आपको किसी ने पूछा आप क्या करते हो और आपने कह दिया भाई मैं योग का व्यायाम करता हूं, आपको तो समझ में आ रहा है स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब आपने कह दिया मैं भाई आसन का व्यायाम करता हूं। अब लोगों का प्रॉब्लम कहां है? लोगों को यही मालूम नहीं है कि ये व्यायाम दो प्रकार का होता है, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, वन इज डायनेमिक, अनदर इज स्टैटिक। व्हाट इज स्टैटिक एक्सरसाइज?
When there is no repetition and you are maintaining the final position, that is called static. What is dynamic? When there are repetitions in the actions and you are not maintaining final position. ये समझ में आना चाहिए. ये समझ में आ गया तो योग क्या है समझ में आएगा, नहीं तो जीवन भर करते रहो समझ में नहीं आएगा. आसन क्या है? आसन स्टैटिक है. और एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज डायनेमिक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? आसन हैज वेरी लिटिल मूवमेंट बट एक्सरसाइज हैज रिपीटेटिव मूवमेंट्स. आसन कंज्यूम मिनिमम एनर्जी. ऐसा नहीं कहते हो आपकी शवासन करके मैं थक गया हूं, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है, होता ही नहीं है. लेकिन डायनामिक एक्सरसाइज में क्या होता है? एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है. आसन किस लिए करते हो? टू डेवलप ऑप्टिमम टोन ऑफ द मसल. ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन यू स्ट्रेच द बॉडी स्टैटिकली, muscles are relaxed, and when muscles are relaxed, automatically you get tranquilizing effect at mind level. क्योंकि मन का प्रॉब्लम शरीर पर आया है, ये हमने पहले ही देखा है पिछले स्लाइड में. तो शरीर द्वारा हम अगर स्नायुओं को बहुत ही धीरे से स्ट्रेच करेंगे, इफ यू स्ट्रेच वेरी स्टैटिकली all the muscles, automatically muscle gets relaxed. Once muscles are relaxed, automatically we get tranquilizing effect at mind level. But you perform dynamic exercises for strength. अब आसन से you do not increase the muscle mass. जैसे biceps muscle है, उसको बढ़ाना है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 6 महीने में भुजंगासन करूं तो मेरा biceps बढ़ जाएगा, because that is not the purpose. लेकिन अगर आपको मसल मास बढ़ाना है तो सीधे जिम में जाइएगा और डंबल्स कीजिएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है और योग खराब है. मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि योगिक एक्टिविटी अच्छी है और डायनामिक खराब है. आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट. व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट इज योर इंटेंशन. आप क्या चाह रहे हो? आप अगर मसल मास बढ़ाना चाह रहे हो, सीधे जिम में जाओ, डंबल्स करो, लेकिन उसको डंबल्स योग मत कहो, क्योंकि दुनिया होशियार है. दे नो योगा इज अ हॉट केक. दे कैन यूज योगा टर्म विथ एनीथिंग. एज डॉक्टर सत्य प्रकाश जी सेड ब्यूटिफुली that people are playing with this word. They are using for all the useless and nonsense things. So classification is very simple. What you want exactly? If you want strength, go for dynamic, no problem. इसलिए अगर आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए तो डायरेक्टली go for dynamic exercises. But if you want to reduce the disturbance at mind level, because mind is the main aspect in your life, then go for yoga or go for asana practice. इसका मतलब क्या है कि philosophy of dynamic exercises is different and philosophy of yoga is different. Psychology of dynamic exercises is different and psychology of yoga is different. Similarly, physiology of physical practices is different and physiology of asana is also different. लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमने आसन को बस फिजिकल एक्रोबैटिक कर कर छोड़ दिया है. लेकिन पुराने ग्रंथ ये आसन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से कहते हैं और उन्होंने क्लासिफिकेशन आसन का 3 प्रकार से किया है. एक है कंडीशनिंग आसन जो हेल्थ और फिटनेस के लिए आवश्यक है. दूसरे है मेडिटेटिव आसन जो आपको और भी हायर प्रैक्टिसेस के लिए ध्यानात्मक आसन है. और ये तीसरी जो कैटेगरी है शायद लोगों को मालूम ही नहीं है आज, उसको कहा जाता है स्वरूप आसन. इसका मतलब क्या है? खुद के स्वरूप को जानना है. व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ मी, व्हाई आई हैव टेकन दिस बर्थ, व्हाट इज द ब्यूटी रिसाइडिंग इन मी. और इसलिए पतंजलि जी ने भी कहा है
ततः द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, खुद के स्वरूप को ढूंढो। और ये मनुष्य जन्म इसी के लिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वरूप को आप इससे ढूंढ सकते हो। तो कंडीशनिंग आसन के कौन से संदर्भ दिए गए हैं? हजारों संदर्भ हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कुर्यात् तदासनम स्थैर्यम, हठप प्रदीपिका कहता है, आसना ब्रिंग्स फिजिकल एंड मेंटल स्टेडीनेस। जैसे स्थिर सुखम आसनम अभी देख लिया हमने, जैसे प्रयत्न शैथिल्य अभी देख लिया। फॉर एग्जाम्पल ततो द्वंद्वान अभिघातः, क्या ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। द्वंद्वों को दूर करने के लिए आसन है, और बदकिस्मती से हमने आसन को ही द्वंद्व बना दिया है। आज हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। वी स्टार्टेड यूजिंग आसना एज अ कॉम्पिटिशन, whereas the purpose is to reduce the द्वंद्व। द्वंद्व कम करना है, ये 2000 साल पहले पतंजलि ने कहा है, लेकिन हम उसको द्वंद्व के ऊपर ले आए, यानी इन्विटेशन देकर प्रॉब्लम्स को बुला रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है क्या? या फिर रुद्र यामल कहता है, आसनेन योग सिद्ध्यर्थम, आसना प्यूरिफिकेशन के लिए है। घेरंड संहिता कहती है आसन ब्रिंग्स स्ट्रेंथ भवेत् दृढ़म। या फिर रुद्र यामल कहता है कि कोई भी डिसीजेस हैं उसको आप दूर कर सकते हो। कई प्रकार के कंडीशनिंग के रेफरेंसेस हम दे सकते हैं। उसके बाद मेडिटेशन के क्या है? मेडिटेशन में शरीर की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर की स्थिति अच्छी होगी तो आपके जितने भी डिजीजेस होंगे वो दूर होंगे। इसका मतलब ध्यानात्मक आसन भी थेरेपी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें क्या होता है? समम काया शिरोग्रीवम, शरीर की एक विशिष्ट स्थिति होती है। कैसे होती है? आपको ठीक से बैठना है, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपका सर, शोल्डर्स, बैक, एब्डोमेन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। और अगर ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी तो यू विल बी गेटिंग प्रॉपर बेनिफिट्स थ्रू प्रैक्टिस ऑफ आसना। ये कौन कह रहा है? वशिष्ठ संहिता नाम का ग्रंथ कह रहा है, योग चिंतामणि कह रहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं। तेजो बिंदु उपनिषद तो कहता है कि अगर इस प्रकार से आप आसन में बैठ गए तो आपको उस अल्टीमेट प्रिंसिपल की जानकारी होगी जिसको कहा जाता है वेदांत में ब्रह्मन, या योग जिसको कैवल्य कह रहा है। देखिए आसन के कितने फायदे हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसको 2 किलो वजन कम करने में और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में ही रख दिया है। ये बदकिस्मती है कि हम अपने संस्कृति से, सभ्यता से, हमारे ज्ञान से परे जा रहे हैं। और स्वरूप आसन का मतलब क्या है? अपने खुद के स्वरूप को पहचानना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति 1000 साल पुराना ग्रंथ है, श्री गोरक्षनाथ महाराज जी ने लिखा। उसमें उन्होंने कहा है कि खुद के स्वरूप का ज्ञान आपको होगा। यह राजयोग रहस्य है। उन्होंने कहा कि अगर आप वो करोगे तो आपके चैतन्य का ज्ञान आपको होगा। शिव श्रुति, शिव सूत्र भी वही कहते हैं। सभी ग्रंथ हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की भी बात करते हैं आसन के द्वारा। तो आज हमने आसन के बारे में क्या सीखा? हमने सीखा कि शुरुआत भले ही हमने फिजिकल एस्पेक्ट समझकर की हो आसन की, लेकिन बाद में हमें पता चला कि सिर्फ शारीरिक तौर पर आसन नहीं है, आसन तो और भी आगे जाकर है, क्योंकि इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज प्रॉपरली सेट किया जाता है। उसके आगे हमें पता चला कि उससे भी आगे है आसन। मन को स्थिर और अपने खुद को, इसलिए याद रखना आसन जितने भी हैं जब हम थेरेपी के लेवल पर करेंगे तो वो स्पाइन में आगे मुड़ना है, पीछे मुड़ना है, लेफ्ट या राइट में मुड़ना है, या ट्विस्ट है। 4 मूवमेंट है जब हम आसन करेंगे। और ये जब हम थेरेपी के तौर पर इस आसन को हम करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो फ्लेक्सिबल होगी, और जिसकी रीढ़ की फ्लेक्सिबल वही हेल्दी है, ऐसा कहा जाता है। और साथ में जितने भी एब्डोमेन के पास जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनका कार्य भी सुधर जाएगा। इसलिए कम से कम आसन के बारे में जब हम देखेंगे तो आसन के 4 तो आसन आप कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग और ट्विस्ट। और साथ में रिलैक्सेटिव आसन भी करना आवश्यक है, जैसे ग्रंथों में कहा गया है शवासन और मकरासन। इन आसनों के थेरेपेटिक बेनिफिट्स बहुत हैं, क्योंकि
साइकोफिजिकल जितने भी टेंशन है वो दूर करने होंगे, तो हमें रिलैक्सेटिव आसन करने आवश्यक है। डायनेमिक प्रैक्टिसेस में और आसन में यही फर्क है। हर एक आसन के बाद आप रिलैक्सेटिव प्रैक्टिसेस करते हो, लेकिन डायनेमिक प्रैक्टिसेस के बाद आप शवासन या मकरासन नहीं करते हो तुरंत, वो कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसमें आप फाइनल पोजीशन मेंटेन करते हो। यह फर्क आसन और डायनेमिक। तो यहाँ पर कई प्रकार की सिस्टम्स थेरेपी की बात करेंगे तो आसन का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। ये मस्कुलर सिस्टम पे काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सभी सिस्टम पे काम करती है। यहाँ पर हम थेरेपी की बात करेंगे, लेकिन प्रॉपरली प्रैक्टिस होना आवश्यक है। अगर स्थिर और सुख के हिसाब से नहीं करोगे, स्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं करोगे और जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो फायदा नहीं होगा। पतंजलि ने इसलिए कहा है प्रयत्न शैथिल्य। धीरे धीरे करोगे तो जो भी जॉइंट्स हैं आर मूव्ड थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन। कभी कभी जॉइंट्स में रिजिडिटी होती है, मोबिलिटी कम होती है, तो जॉइंट्स में इसका फायदा होता है। जब मसल स्ट्रेच करते हो तो मसल का टेंशन कम होता है और इसके कारण जो स्टिफनेस, कड़ापन होता है वो कम हो जाता है। ये सभी थेरेपी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपके बैक में पेन होगा, आप में पोस्चरल कुछ डिफेक्ट्स होंगे, जैसे लॉर्डोसिस है, खाइपोसिस है, स्कोलियोसिस, ये सभी थेरेपी के तौर पर आसन करोगे तो होगा। उसके बाद इंप्रूव्ड ब्लड सप्लाई एट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा तो आपको पचन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। और अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो हर एक चीज प्रॉपर होगी। नर्वस सिस्टम का भी काम बहुत अच्छा होगा। अगर नर्वस सिस्टम का काम अच्छा हुआ तो जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सभी कम होगी। एक आसन का फायदा कितना है। और अगर ये नर्वस सिस्टम का काम ठीक हो गया तो आपका पूरे फंक्शन अच्छे होंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम आपके शरीर में है। इसलिए जब आसन के ऊपर काम करने का मौका मिला तो एक किताब प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी जानते हैं, एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रेडिशनल आसनास को पब्लिश किया। लोगों के लिए आसन सीता मैडम, आपका शायद माइक चालू है। सीता कुमारी, तो आसन दरअसल कितने हैं और 200 से 250 हस्तलिखित को जमा कर एक किताब के तौर पर 1000 आसन मिले। यू वोंट बिलीव, more than 100 types of padmasanas are there, more than 60 types of शीर्षासनास are there. ब्यूटीफुल। हमारे पास धरोहर है, हमारे पास जो नॉलेज है वो शायद ही किसी के पास होगा इस भारत के पास जो विजडम है, लेकिन इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं बदकिस्मती से। और हम बस कहां से कहां पहुंच गए ये मुझे पता नहीं चल रहा है। आज ये प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। जब सत्पुरुषों ने आसन को पैदा किया तो स्वस्वरूप के ज्ञान के लिए इसकी निर्मित हुई। मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, शायद इसी को अल्टीमेट थेरेपी आप कह सकते हो कि खुद के स्वरूप को जानना, यही थेरेपी, यही चिकित्सा की उन्नति है। क्योंकि एक बार खुद को जान लिया तो बचा ही नहीं कुछ, अपने अस्तित्व को जान लिया तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसके बाद उसका स्वरूप बदलता गया। फिर योग को आध्यात्मिक योग के तौर पर जाना गया, फिर उसका स्वरूप बदला और योग को सिर्फ बुद्धि के लेवल पर समझना चालू किया, ओनली टू गेट understanding of yoga at intellectual understanding, intellectual level. Then time came when they started चिकित्सा yoga, therapy yoga. यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद they started using yoga as vyayam yoga, exercise. Then they started using yoga as krida yoga, sports. Then they started using as spardha yoga, competition. I don't know. Are we following the norms of traditional yoga text, or we are going away from the traditional yoga text? It is the need of the hour. If there is a question of our ultimate development, if it's a question of our therapeutical development,
if it's a question of achieving the ultimate aim, which is to realize who am I, then we have to utilize yoga for higher purposes and with following proper rules, fundamental principles and guidelines. I feel if we are capable to follow such things in our life, then definitely yoga is the best mean as a therapy for all of us. So this is the vast spectrum of therapeutical references about asana only in yoga text. आसन के बारे में मैं कहना चाहता था, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने सिर्फ छोटा सा लिया आसन के बारे में, और यहाँ पर जो मुझे मौका मिला इसके बारे में बोलने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वक्त बहुत कम था, लेकिन फिर भी it is a great opportunity for me. I would like to convey very humble thanks to especially Dr. Satya Prakash ji for this beautiful opportunity and all the organizers. Om Shanti Shanti Shanti. हेलो जी सर आपकी आवाज आ गई है सर। नाउ सर मैं एक ही शुरू में बात कहा था लोगों को, भाई आप लोग समझने की में नहीं, समझाने की दृष्टि में ज्यादा है योग के क्षेत्र में, क्योंकि एक एस्पेक्ट अगर उठाया जाए I think sir का network is थोड़ा low है। हाँ Sir your voice is not clear। sir थोड़ा जी सर अब आप की आवाज आ गई है। यस बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक महीने लगेंगे कम से कम एक एस्पेक्ट्स को कवर करने में, मिनिमम। सिर्फ थेरेपी ऑफ आसना इज 1 month प्रोग्राम मिनिमम, वो भी पूरा का पूरा नहीं, वो भी जब कवर करेंगे तो सेलेक्टेड योगा टेक्स्ट करना पड़ेगा, नॉट ओवरऑल। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी एक एस्पेक्ट्स को कवर करने में कितना लंबा परिश्रम करना होता है। समस्या ये अभी सिर्फ एक एमफिल थीसिस या एक पीएचडी थीसिस कराई जाएगी कि नेम ऑफ योगा टेक्स्ट इन एंशिएंट लिटरेचर, बस इतने पर एक थीसिस जमा हो सकती है 500 पेज की, ओनली द नेम। बट वी आर नॉट अवेयर फॉर दिस। हमें लगता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब है वो चाय बनाने का। सर मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट देखा बिहार में, और मैं ले आया उसको। वो एक लुहार के घर में थी, वो लकड़ी का काम करते थे। उनके घर में किसी ने बताया कि बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं। ढूंढते 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 उसमें से मुझे जो है योग रहस्य करके किसी विद्वान ने लिखा होगा प्राचीन काल में, वो मिली। तो मैं उनके घर गया तो उसका आगे का पार्ट तो थोड़ा था, पीछे से थोड़ा सा निकाल के चाय बना लिया। अब वो चाय बनाने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स का चूल्हे में जैसे मतलब मेरे सामने वो बैठे बोले चाय बनाते, वो जैसे उठा के डालने जा रहे थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। उसमें से अभी भी जली मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने ली है उनसे, और कुछ ऐसे पार्ट्स जल गए हैं, मतलब आधा उसका जला हुआ, लेकिन पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट। मैंने कहा भाई इसी के लिए आपके पास आया हूँ। बोले मुझे नहीं पता था, मैं पूरा रख देता आपके लिए। फिर बाद में उस व्यक्ति को लालच आ गया। लालच आने के बाद उसने ये सोचा कि शायद इसका पैसा ज्यादा देंगे, तो 17,000 रुपए की मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने नेगोशिएट करके मुझे दिया योग रहस्य। अब वो इतना मतलब निश्चित तो ये नहीं, वो जगह जगह वो मेंशन है कि योग रहस्याम करके करके किया है। आगे उसका टाइटल और ऑथर ही गायब। काम करने का काम तो बहुत हो सकता है, उसमें कम से कम हमें लगता है कि 250 से अधिक आसनों का वर्णन किया उन्होंने। और सबसे बड़ी उसकी विशेषता है कि उन्होंने स्केचिंग फॉर्म में की है सर, वो स्याही से स्केच बना बना के। लेकिन आज हमें क्या होता है, हम छोटी सी एक बुकलेट चाहते हैं जिस बुकलेट में क्वेश्चन आंसर सारा प्रिपेयर्ड हो और एग्जाम पास कर लेंगे,
फिर वो सर्टिफिकेशन बोर्ड का एक सर्टिफिकेट चाहिए जिससे हम प्रामाणिक योगी बन जाएंगे। फिर हम योग को खेल बना के हाथ में गेंद लेके योग को खेलेंगे और पूरे ब्रह्मांड में योग भ्रष्ट इसीलिए होगा। मैं सभी जितने सुनने वाले श्रोता है, आप सभी से एक अनुरोध है हमारा। सर का वो जो व्यथा है मैं आपको कह देता हूँ। सर ने अपने वक्तव्य में वो बात रखी कि योग को सीखिए, योग को जानिए जरूर, योग को खेलिए मत, क्योंकि योग को नाश करने का श्रेय आप ही लोग को जाएगा, विद्वानों को नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना सभी लोग। तो योग को नष्ट भ्रष्ट न करके योग के प्रामाणिक ग्रंथों की ओर लौटिए और उनके प्रामाणिकता को साबित ले आई। आप थेरेपी करिए, कोई मना नहीं करता, आप चिकित्सा करिए, लेकिन कम से कम आपके पास अध्ययन की डिग्री के अतिरिक्त कम से कम उसका प्रायोगिक एस्पेक्ट पर भी हमें जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। इस तमाम प्रकार के प्रकाश डालने के लिए मैं सर को काफी दिन से सुन रहा हूँ, और सबसे बड़ी चीज है कि सर के पिताजी मेरे गुरु रहे हैं। मैं आप सभी को ये बात बता दूं, डॉक्टर BK अयंगर साहब के समय जब मैं योग सीख रहा था, 1995 की बात मैं बताऊं, 1994, BK अयंगर साहब बड़े स्ट्रिक्ट रूल से आसन सिखाते थे। हाथ में डंडा रख के पूरी पूरी क्लास लेते थे, करना है तो करो, नहीं तो भाग जाओ। उस समय आपके पूज्य पिताजी भी बीच बीच में हमारे सेशन लेने के लिए आते थे, तो अनेक चीजें मैंने सीखा। लेकिन बीच में कुछ हमारा संपर्क नहीं रह पाया क्योंकि टेलीफोन बहुत बाद में आया, इंटरनेट बहुत बाद में आया, नहीं तो शायद हम अभी जुड़े होते उनसे। लेकिन बाद में आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये हमारी अपनी गुरु परंपरा भी है और आप हमारे गुरु भाई भी है, मित्र भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर जो अनप्रकाशित जो योग के ग्रंथ है उनको प्रकाशन का कार्य आप मनोयोग से करें और लोगों को उसका लाभ पहुंचे। और अभी मैं सेशन ओपन फॉर डिस्कशन, किसी कुछ को पूछना है तो उसके लिए जरूर आप लोग पूछिए, एक एक करके पूछेंगे सर से। सर 5 मिनट 10 मिनट इनको ले लेते हैं। कोई चलेगा। हाथ किसी ने, डॉक्टर रितु पारिक इज देयर, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? नमस्कार सर, मैं रितु पारिक, बोलिए। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और MSc योगा हूँ। सर आपने आसनों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सर सूर्य नमस्कार पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि वो स्टैटिक है या डायनेमिक है? टेक्स्ट में उसका कहीं वर्णन है, पुराने टेक्स्ट में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। सूर्य नमस्कार ये एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी होगी, लेकिन जब हम कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्थिर सुखम आसनम और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ये दोनों पतंजलि ने कहे हैं। अब सूर्य नमस्कार आप कैसे करते हो? स्टैटिक करते हो डॉक्टर रितु या डायनामिक तौर पर करते हो? सर अभी तक तो डायनेमिक ही करते हैं। अभी तक नहीं, सूर्य नमस्कार का साइंस ही डायनामिक है। अब कोई भी विषय के दो चीजें होती है, समझना बड़ा आवश्यक है। हर एक विषय का एक साइंस होता है और हर एक विषय का एक आर्ट्स होता है। ये समझ जाओ आप, बहुत अच्छा होगा। कोई भी एक्टिविटी बुरी या अच्छी नहीं होती, हर एक का एक साइंस होता है और हर एक का एक आर्ट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स? अच्छा डॉक्टर रितु, USA में 2+2 कितना होता है? सर 4 ही होता है। अच्छा डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, ऑस्ट्रेलिया में 2+2 कितना होता है? दिस इज अप्लाई सेम थ्योरी सर। यस, ये हुआ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन आर्ट्स क्या हुआ? आप नीले पेन से लिखो 2+2, लाल पेन से लिखो, कपड़े पर लिखो, माथे पर लिखो, दीवार पर लिखो, ये हुआ आर्ट्स। यू कैन चेंज द आर्ट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट बट यू कैनॉट चेंज द साइंस ऑफ एनी सब्जेक्ट। कल एग्जाम में 2+2 7 लिख दिए, 2+2 10 लिख दिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब लैंग्वेज का साइंस क्या है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अगर A फॉर बॉल, B फॉर कैट, C फॉर डॉग लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि साइंस गलत हो गया। अब योग का साइंस क्या है? स्थिर सुखम आसनम। भले ही सूर्य नमस्कार अच्छा हो,
बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी, लेकिन वो डायनेमिक है, वो स्थिर नहीं है, वो चल प्रकार की है, अचल नहीं है। इसके लिए सूर्य नमस्कार ये योग का भाग नहीं है। ये पहला भाग। दूसरा भाग, दूसरी चीज, कोई भी ग्रंथों में ये उल्लेख नहीं मिलता है कि सूर्य नमस्कार ये योग का हिस्सा है। ये दो। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आज आपको कि आसन में क्या करते हो, हर एक आसन के बाद आप रिलैक्सेटिव पोस्चर करते हो, 2 आसन के बाद रिलैक्सेटिव पोस्चर करते हो। वैसे सूर्य नमस्कार में आप नहीं करते हो। सूर्य नमस्कार क्या करते हो, कंटिन्यूअस, या ऐसा करते हो डॉक्टर रितु, एक स्थिति ले ली, 2 ले ली, उसके बाद फिर शवासन किया, फिर 3 की स्थिति ले ली, फिर शवासन किया, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। इसलिए ये डायनेमिक है और स्टैटिक है। और चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। सुनील जी, आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको भी इसमें ले लूंगा मैं। प्लीज माइक ओपन कर लीजिएगा। जी सर जी। अब मुझे एक बात बोलिए, डॉक्टर रितु का प्रश्न का उत्तर मुझे देना है, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपका ले रहा हूं। आपके घर में 4 लोग हैं सुनील जी, ऐसा समझ लीजिए। एक आपकी माँ है, एक आपकी लड़की है, एक आपकी पत्नी है और एक आपकी बहन है। 4 जी। अब आप चारों से मिलते हो, गले मिलते हो, एक्शन सेम है, लेकिन जिस भाव से आप लड़की को मिलते हो उसी भाव से आप पत्नी को मिलते हो क्या? नो सर। जिस भाव से माँ को गले लगाते हो उसी भाव से बीबी को गले लगाते हो क्या? इसका मतलब कुछ लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार में भी आसन है, योग में भी आसन है, लेकिन write down one statement, Dr. Ritu, that action is not so important, the intention behind the action is more important. कृति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कृति के पीछे की भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। और डायनामिक प्रैक्टिसेस की जो भावना होती है वो 6 मोटर क्वालिटीज डेवलप करने की होती है। कौन से 6 मोटर क्वालिटीज? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर ये बढ़ाना है तो गो फॉर डायनेमिक, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको योग मत कहो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आसन करोगे तो वो मन के स्थिरता के लिए है। ये क्लियर क्लासिफिकेशन है। 5वीं बात बताता हूं, फिर भी अगर आप करना चाहो तो कोई बात नहीं, योग का सेशन और डायनेमिक का सेशन अलग अलग रखो। मॉर्निंग में योग प्रैक्टिसेस करो और इवनिंग में डायनेमिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों को अलग अलग रखो। हस्तलिखितों में ऐसा संदर्भ कहीं नहीं आया कि सूर्य नमस्कार ये योग का विषय है। आई होप इज इट क्लियर फॉर यू डॉक्टर रितु? थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज क्लियर कर दूं रितु जी, योग का ये बेसिकली सर, ये जब हमारा योगा प्रोटोकॉल डिजाइन होने लगा, तो उस समय एक प्रॉब्लम आई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उस समय मैडम सुषमा स्वराज जी थी और डॉक्टर ये हमारे एक मैडम है स्मृति ईरानी जी, और बाकी सारे एक्सपर्ट और मिनिस्ट्रियल स्टाफ बैठा। उसमें एक प्रश्न ये खड़ा हो गया कि नहीं सूर्य नमस्कार रखना है नहीं रखना है, खूब विवाद हो गया। तो ज्यादातर लोग, अब इसमें ये हुआ कि भाई आप एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग बताइए। हमने कहा कि इस पर ये आसन है कि नहीं है, आसन में रखना है कि नहीं, क्योंकि हम योग का प्रोटोकॉल डिजाइन करने जा रहे हैं। तो कई सारी चीजें हुई, जब बीच में बात रखा गया तो लोगों ने इसका पहले तो विरोध किया कि नहीं जी रखना है रखना है रखना है। जब डिजाइन करने की फॉर्मेट पर बात हुई तो ऑफिस में क्लैश बन गया। क्लैश बनते 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 अल्टीमेटली हमने कहा देखिए आसन की श्रेणी में नहीं है, इसको नहीं रखना चाहिए। खैर बात चली और मीटिंग पर मीटिंग होती रही सर, क्योंकि हम लोग 8 महीने पहले से 9 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो यूने में जब से उसको बताया था कि 2015 को इसको हमें लॉन्च करना है। करते 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 लास्टली सारा रेफरेंस खोजते खोजते मुझे 1891 की एक किताब मिली जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड है। सूर्य नमस्कार को डायनेमिक के रूप में उसको पब्लिश करने का जो श्रेय जाता है उसका एक वो जो
प्रति मिली मुझे, काफी पुरानी है, और वो भी नेट के माध्यम से archive.com से लिया, और भी ऐसे सोर्सेस से लिया। वहां पे क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अच्छे स्कॉलर थे जिन्होंने इसको दिया, धीरे 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 करते 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 ये आया, और लास्टली जो है 1938 में इसको रीडिजाइन करके रिपब्लिश किया गया। आई थिंक 10th एडिशन आई थिंक। उसके बाद से धीरे धीरे ये हमारे प्रयोग में यहाँ पर आसन के प्रैक्टिस करने वालों के साथ आया, और इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट कर दिया बिहार स्कूल ऑफ योग के स्वामी सत्यानंद सरस्वती और उनके गुरु जो शिवानंद आदि के ट्रेडिशन में लेके उस पर एक किताब पब्लिश किया। तब लोगों को ये पता कि सूर्य नमस्कार भी जो एक आसनों का क्रमबद्ध है स्वरूप, लेकिन वह आसन में उसका कोई उल्लेख नहीं है, पहली चीज। तो हमें सतर्क रहना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमारे जैसे बहुत सारे सत्य प्रकाश घूम रहे हैं और रोज कुछ लिख देंगे। अभी मुझे कहा जाए तो अभिमान तो नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है कि 1 महीने का समय दो, ये सूर्य नमस्कार के ऊपर पूरा श्लोक लिख के और किताब पब्लिश कर दूंगा। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है और हमें इस प्रकार के दोषों से वंचित होना चाहिए, पहली चीज। सर अगेन आपको देते हैं, और किसी का है कोई प्रश्न? यस, बहुत बढ़िया है। तो ये क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी गलत या सही के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। क्या योग का, कल फुटबॉल अच्छा लगता है सुनील जी आपको, और कहोगे कि फुटबॉल की किक मारते वक्त मैं कंसंट्रेशन करता हूं और पेनल्टी किक लेता हूं, यहाँ भी कंसंट्रेशन है और आपके मेडिटेशन भी कंसंट्रेशन है, उसके लिए फुटबॉल ये योग हो गया, ये नहीं चलता है। फुटबॉल अपनी जगह पे, फुटबॉल बहुत बढ़िया है, योगा अपनी जगह पे। इसलिए हमें, आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब सत्य प्रकाश जी ने कहा कि आपको ऐसे चीजों में अटकना नहीं है, रियल नॉलेज यू शुड गेट। और अगर ये आज हमने बचा लिया योग को, तो हमने सही मायने में बचा लिया, याद रखना है। वरना 100 साल के बाद जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो योग को बर्बाद करने में हम लोगों का नाम ही उसमें होगा, ये याद रखना है सिर्फ। इसलिए सच्चा ज्ञान हमें देखना है। यस, सेम प्रॉब्लम यही हुई सर ना, लास्टली जब योग सूर्य नमस्कार जो लोगों ने कहा कि रखना चाहिए, उसका हिस्टोरिकल एविडेंस मांगा गया, उसे वो देने में असमर्थ हो गए। और इतना धीरे 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 करते 1-1.5 महीने पहले डिसाइड हुआ कि सूर्य नमस्कार इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल का पार्ट होगा ही नहीं। और सहाय सर ने इसमें काफी मदद किया, बोले भाई इसको आप कहीं से नहीं रख सकते, क्योंकि जितने योग गुरु आजकल घूम रहे हैं लाल सफेद सारे कपड़े धारण करके, सारे भाग निकले, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी इसको ले आने की। एक भी रेफरेंस, एक भी संदर्भ नहीं आया, और जो भी आए वो खाली ये आज के 25 साल 30 साल पहले के पब्लिश किताबों से आया, जिसका कोई प्रमाण नहीं। इसलिए उसको प्रोटोकॉल से निकालना पड़ा, और मजबूरी ये बन गई कि मीडिया ने जब उसको कवर कर लिया तब कि भाई मुस्लिम सूर्य नमस्कार नहीं करेगा, वो तो चंद्र नमस्कार उसके लिए कहाँ से ले आएंगे। ये सारा विवाद में अंत में हुआ, इसको हटाओ। और इसीलिए देखो, जो चीज सनातन नहीं है, जो चीज प्रामाणिक नहीं है, और जो चीज आर्ष काल से नहीं है भाग, वो नहीं हो सकता। आज आप नई नई पैकेज डिजाइन करो, पैकेज कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकते। और कोई है? सर मुझे 2 लाइनें बोलनी थी बस। हाँ बोलिए डॉक्टर रितु, उसके बाद मैं मृदुला के तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर रितु। हाँ सर, बस मुझे आपको बहुत धन्यवाद देना था। आपकी जो जितनी भी स्लाइड्स थी उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और जो आपने बुक्स बताई थी मैं उन्हें जरूर रेफर करूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं बड़े नम्रता पूर्वक कहूंगा, ये मेरी कोई इसमें क्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ सत्पुरुषों का कार्य है। बड़े नम्रता से मैं कहूंगा, हमारे सत्पुरुषों को समझने की कोशिश करो और उनका ज्ञान हो सके तो बांटने की कोशिश करो। हाँ, ये मुझे सौभाग्य मिला तो वेबसाइट देख लीजिएगा, जितने भी ग्रंथ हुए पहली बार प्रकाशित हुए हैं। एक प्राणायाम की बात बता दूं, लोगों को 8-9 प्रकार के मालूम थे। एक किताब मिली जिसमें 50 से ज्यादा प्राणायाम बताए गए हैं, कुंभक पद्धति। ये ज्ञान हमें लेना है, धीरे धीरे सही, पर लेना जरूर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रितु, आपकी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैडम। एक ये टेक्स्ट बुक है, थेरापेटिक रेफरेंसेस ऑफ ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट। आप सभी लोग इसको वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं उससे, और इसमें सारे हाँ डाल दिए, लोनावला योगा, www.lonavlayoga.org। अगर आप टाइप कर ले कोई, तो मुझे मालूम नहीं है टाइप कैसे, या फिर सुनील जी मैसेज चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हाँ तभी से मैं छोड़ता हूं। www मैं कर दूंगा
LONAVLAYOGA.org. कोई भेज देगा तो अच्छा है, मुझे मालूम नहीं कैसे भेजना है, मे बी आई डोंट नो हाउ टू सेंड। टाइप तो किया मैंने। सुनील जी आप कर देंगे? यस, किसी और को पूछ। www.LONAVL। सुनील माइक म्यूट है आपका। गुड मॉर्निंग सुनील माइक म्यूट है आपका। जी सर मैंने लिख दिया। www.lonavla LONAVLAYOGA.org। यस पूछिए मृदुला जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ मृदुला, और मैं भी थोड़ा बहुत योग से नाता रखती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और मुझे पता है जब तक हम फिजिकल हेल्थ पे ही हमें कार्य नहीं करना, अगर होलिस्टिक इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल देन ओनली वी कैन गेन अ होलिस्टिक हेल्थ, जो आपने बताया। इसी से रिलेटेड ना, आई डोंट नो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है इससे पूछना, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है इसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन पैंडेमिक, कि चाहे प्री के पैंडेमिक हो या पोस्ट पैंडेमिक हो, आई हैव सीन, चाहे अपने रिलेटिव्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मैंने देखे, ज्यादातर जो हार्ट स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम आ रही है वो ज्यादातर आई हैव नोटिस्ड दिस मेल्स को आ रही है। एंड व्हाट आई हैव हर्ड कि मेल्स आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव एंड फीमेल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव इन बिहेवियर। सो क्या ये इससे चीज से भी कोई रिलेटेड रिलेशन है इसका, कि ऐसा क्यों? Rather to bifurcate male and female, I feel the person, those who are capable to cope up with the stress level, then it is fine for them. ऐसा होता है। अब कैसे हो रहा है कि शायद मेल को आपने कहा, वो भी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि उनको शेयर कहाँ करे, किसके साथ करे, शायद वो घर में है, अपने काम में बिजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, ये सभी चीजों के कारण शायद आप महसूस कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादा स्ट्रेस तो फीमेल को है, क्योंकि घर का संभालना है, सब कुछ करना है। तो रादर टू बाइफरगेट, आई फील इट इज स्ट्रेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। लेकिन इसके ऊपर एक रिसर्च करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक रिसर्च टॉपिक अच्छा है कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस इज सो एंड सो। पर एक काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मृदुला जी। हाँ जी सर, क्योंकि कल ही की मैं एक छोटा सा इंसिडेंट प्लीज शेयर करना चाहूंगी कि हमारे पड़ोस में हस्बैंड वाइफ दे वर एडमिटेड, 15 डेज से वो लोग एडमिट थे, और वाइफ वाज इन वेरी वेरी सीरियस कंडीशन, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम था। बट अगेन गॉड ग्रेस, दोनों बच गए, अच्छे से आ गए। लेकिन द नेक्स्ट डे जिसको मेल को, जो हस्बैंड था, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे, और अगले दिन वो आ गए, पता नेक्स्ट डे हस्बैंड को स्ट्रोक्स पड़ा एंड ही डाइड यस्टरडे ओनली। और फीमेल शी इज ऑल ओके, इतना कुछ होने के बावजूद भी, मतलब ज्यादा दिन हॉस्पिटल में बिताने के, ज्यादा कंडीशन खराब होने के बावजूद ही सर्वाइव, और हस्बैंड ही डाइड। तो वही है, ये मैंने नोटिस भी करा। मैंने जितने भी केसेस अभी तक सुने अपने, ये 10 में से 10 मैंने सुने मेल का ज्यादातर। तो मुझे लगा क्या पता इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं होना, या उन लोगों को इस तरफ से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो रेलिवेंट नहीं है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं। अभी लाइन ऑफ एक्शन भी क्या, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये भी सभी चीजें उसमें देखनी पड़ेंगी कि कौन से ट्रीटमेंट दिए हैं। किसी को हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, किसी को कौन सी दवा सूट हो गई है, कौन सी नहीं हुई है, ये भी कई रीजन उसमें हो सकते हैं। पर डेफिनेटली साइकोलॉजिकल रीजन तो बहुत, इट्स अ की ऑफ सक्सेस, ये बात बराबर है। इसलिए ये योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइंड के ऊपर काम करना, इसके लिए योग करना आवश्यक है। पर आपने सही कहा। और कोई है किसी को? क्या सर मेरा प्लीज एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, मतलब आसना, लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग के बारे में। क्या ये किसी पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करता है कि कोई बैकवर्ड बेंड जो अच्छे से करता है वो इस पर्सनालिटी का होता है, जो फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा होता है वो इस पर्सनालिटी का? मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाती। नहीं, ये सिर्फ कैसा है, ये सिर्फ लोगों ने अपने हिसाब से कहा है। इट इज सुपर इम्पोजिंग देयर ओन थॉट्स एंड आइडियाज। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है।
हाँ? Anyone? हेलो हाँ, बोलिए। यस प्लीज। मैडम बोलिए आप। आवाज आ रही है? जी हाँ। Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रीटा बिरला बोल रही हूँ। बहुत पहले आपको मिले थे, बहुत सालों के बाद देखने को मिल रहा है। आई रिमेम्बर 84 में हम आए थे लोनावाल स्टूडेंट्स को लेके, और बाद में तो आना होता रहा, पर आज तो मुझे लगता है मैंने 25 साल के बाद आपको देखा है। 20-25 साल हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपका लेक्चर तो हमेशा ही अच्छा होता है, ये नहीं कि अब अच्छा है, हमेशा ही अच्छा होता है। रिसर्च आपकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा इससे, स्टूडेंट्स को ही नहीं हुआ, कुछ चीजों का फायदा मुझे भी हुआ, क्योंकि उनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो और जब ऐसे कोई लेक्चर्स या इस तरह की कोई ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, तो अक्सर हमारी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस पे पाठक जी को जरूर धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने अच्छे अच्छे स्पीकर्स बुलाए, और कुछ डाउट्स ऐसा नहीं है, वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो डाउट्स जब क्लियर होते हैं तो लगता है कि इतने सालों की स्टडी हमने की, तो ये डाउट तो हमारे को क्लियर ही नहीं हुआ था, वो क्लियर ही आज हुआ। तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, और आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से, हिमाचल की तरफ से मैं वेलकम भी करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। तो ऑनलाइन है, पर जरूर मिलेंगे एक बार पर्सनली भी वहां आकर, सब चीज ठीक होने के बाद, और फिर कई बातें हम डिस्कस करेंगे। जी जी मैडम, हमारा फाउंडर डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडी है सर, 1979 से मैडम जुड़े इस डिपार्टमेंट से। अरे बढ़िया, वेरी गुड। आई थिंक दिस इज द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स। आई थिंक फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, और तब से मैडम इधर से जुड़े सर 1979 में। बाकी योग सब्जेक्ट अदर यूनिवर्सिटीज में एज ए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के साथ रन तो जरूर कर रहा था, बट एज ए स्वतंत्र विभाग जिसको कह सकते हैं सर, वो 1979 से डिपार्टमेंट ऑफ योगा स्टडी रन नहीं थी है। तो मैडम फाउंडर डिपार्टमेंट से जुड़े सारे लोग, और इन्होंने यहाँ तक लिया सर डिपार्टमेंट को। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी एक्टिव मोड में सर, सारा का सारा जो है सजेशन एंड डिपार्टमेंट ग्रोथ कैसे करेगा, उसके लिए पूरा रहता है मदद आपका। एजुकेशन ऐसा है जहां पर हमें पुराने लोग आवश्यक हैं, क्योंकि पुराना होना यही एक बेस है, एक फाउंडेशन है, क्योंकि उनके पास नॉलेज का भंडार होता है। एक्सपीरियंस भी सर। आई थिंक वो मुझे एक बात याद आ गई, हमारा शास्त्र कहता है कि नवीनो ही गणितज्ञ है, गणितज्ञ यानी इंजीनियर जितना नया हो उतना अच्छा होता है। प्राचीनस्तु चिकित्सकः, चिकित्सक जितना पुराना होता है भीड़ उसके पास उतनी ही ज्यादा होती है। उभौ तिष्ठति लोकेस्मिन् कार्यदक्षो न संशयः, ये लोक कल्याणकारी है, इसमें अपने कार्य में कुशल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा मार्गदर्शन मैडम बल्ला जी से हम लोगों को मिलता रहता है सर। हाँ बिल्कुल, कि ये मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसलिए कि इनका प्रेम प्यार है कि ये हमारे को जोड़े रखते हैं। अगर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं कि जो पुराने लोग हैं वो निकल ही जाएं तो अच्छा है, ताकि हमारे को कुछ सजेशन अगर मांगते हैं तो हमारी बहुत सौभाग्य की भी हम इस डिपार्टमेंट में कुछ नया नवीन दे सकें। इसके लिए भी धन्यवाद आप सबका। मैडम सिर्फ एक बात आपको बताता हूँ, आपने कहा लोनावाला में मेरे पिताजी हम में प्रिंसिपल थे, और स्वामी कुवलानंद जी के साथ करीबन 12 साल, और उसके बाद 97 में रिटायर होने के बाद ये लोनावाला योग इंस्टीट्यूट दूसरा इंस्टीट्यूट ओपन किया। तो लोनावाला योग इंस्टीट्यूट हम दोनों अलग हैं, और ये लोनावाला योग इंस्टीट्यूट उन्होंने डेवलप किया, उसके हिसाब से ये सभी किताबें और ग्रंथ संपदा सब पब्लिश हो रही है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन। यस यस सर। मैं सभी को एक चीज और भी बता देना चाहता हूँ मैम, कि बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि कैवल्य धाम गए तो लोनावाला गए, लोनावाला गए तो कैवल्य धाम गए। आपको मैं बता दूं कि लोनावाला योग इंस्टीट्यूट लोनावाला अभी सर के फादर ने फाउंडेड किया था, एंड कैवल्य धाम इज डिफरेंट। बट आपके फादर एसोसिएटेड विद स्वामी कुवलानंद जी, काफी लंबे समय के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद खूब अच्छा काम किया,
और आई थिंक आज जो लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक है सर, वो सभी के सामने आया, जो अनपब्लिश था, जो कैवल्य धाम से भी अभी भी नहीं पब्लिश है, ऐसी बहुत सारी चीज। और सबसे बड़ी Yes, ब्यूटी है जो आप कुंभक पद्धति बता रहे हैं, 10 चैप्टर साफ हठ योग प्रदीपिका, अभी तक तो बहुत लोग सुन रहे हैं, किसी को उसका रूप भी देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक मेरे जितने भी स्कॉलर है या जो मेरे अलमीरा में हाथ डालते हैं मेरे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स, उनको पता है कि सर ये 10 चैप्टर वाला आप कहाँ से ले आके रखे हैं। तो मैंने उनको कहा जस्ट दो और इसका दर्शन करो और अभी इसके बारे में सोचो कहाँ से आया। तो ये चीजें हमें चाहिए तलाशनी। और कोई कुछ कह रहा है? किसी का प्रश्न है तो ले लेते हैं। हेलो। यस सर, आपके वहां पे एक खेचरी मुद्रा करते थे, बहुत देर आपके फादर के टाइम की बात है। रामानंद जी, रामानंद जी। हाँ जी, हमने उनकी खेचरी मुद्रा देखी है कि कैसे करते, हम स्टूडेंट्स को लेके गए थे। तो उसके बाद उसको देख करके मुझे खेचरी मुद्रा हमेशा समझाने में बहुत आसान रहता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा और बहुत सारे हमने उनसे प्रश्न किए। जैसा आप जानते हैं कि उनकी आवाज स्पष्ट तो नहीं थी, पर फिर भी हम कुछ कुछ चीजें ले लेते थे। तो उनका सर वो वहाँ है अब या नहीं है, क्या है उनका? नहीं है, पुराना कुछ नहीं है। ठीक बहुत ही सैड है, पर पुराना कुछ नहीं है, बदकिस्मती से भी। चलिए अब कोशिश करेंगे। मैं पूना आती रहती हूँ, पूना रहती हूँ 2-3 महीने, और चांस की बात है कि 2-3 बार, एक बार आई तो आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, आप थे नहीं, तो बाकी मिली मैं लोगों से वहां पे। तो जाती हूँ तो कोशिश होती है कि चलिए देखा है उस जगह को। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर एक प्रश्न था, आप पूछिए ना। सर जैसे हम आसनों का अभ्यास करेंगे शुरुआत में, तो डायनेमिक करना चाहिए कि स्टैटिक करना चाहिए? आपको कभी भी शुरुआत में करो, आखिर में करो, सिर्फ स्टैटिक ही करना है। जी। शुरुआत आसन की करोगे तो प्रेयर से शुरुआत करो, या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाओ और उसके बाद धीरे धीरे आसन की शुरुआत करो। पहले बैठकर आसन कर सकते हो, फिर पीठ पर लेटकर, फिर पेट के लेटकर, फिर बैठकर, फिर खड़े होकर, ऐसे सीक्वेंस में करो। डायनेमिक करनी है तो दोनों सेशन अलग अलग रखो, क्योंकि आसन में डायनेमिक नाम की चीज कुछ है ही नहीं। है समझ में? जी सर, धन्यवाद। और कोई? So at last we come to an end to this session. So I would like to request Dr. Bishambar Singh Ranjan sir to say some few words and conclude the session with Shanti Path. सबको प्रणाम सर। आपके इस ज्ञानवर्धक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ थेरेपेटिक अप्रोच जो आज हमारे को सुनने को मिली, मुझे लगता है कि योग चिकित्सा के ऊपर इससे बढ़िया उनको और नहीं मिल सकता। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी की ओर से, विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा जी की ओर से, पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रीटा बल्ला जी की ओर से, मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्यप्रकाश पाठक तथा डॉक्टर अर्पिता नेगी जी की ओर से, स्वयं की ओर से, तथा पीएचडी और एमफिल के स्कॉलर्स, मास्टर डिग्री और डिप्लोमा के योग साधक तथा भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए योगाचार्य और योग साधक सभी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ज्ञानवर्धक इस वक्तव्य से सभी साधक अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अंत में मैं स्वयं की ओर से और आप सभी को सभी साधकों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में आए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलेंगे सत्य प्रकाश जी फिर दोबारा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, वॉक ऑन द पाथ ऑफ रियल योगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी का। सर आज का ठीक लगा दिसंबर सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये इसी में ऐसी खोज रहे हैं। नहीं ये देखो बहुत अच्छा रहा। लोग साधक तो सभी है लेकिन सभी के डाउट होते हैं, लेकिन एक रियल जो व्यक्ति जिसने खुद साधना की हो, औरों का आशीर्वाद उसके द्वारा भी जो समझ में आएगा तो वो चीज देना, वो यही तो चीज आज लोगों को चाहिए जो मिल नहीं रही है, जो बहुत रेयर है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिशनल ट्रैक पे हैं उनको ले आ जाए सामने। और लॉट ऑफ वर्क सर, इन्होंने कम से कम 26-27 किताबें खुद मैन्युस्क्रिप्ट से काम करके पब्लिश की है, एक दो नहीं। और हाथ में जो मैन्युस्क्रिप्ट उठाए थे वो पूरी की पूरी तरह से आप सोचो कि वो योग